Hello students, this is Nidhi, and today we will do physical world, which is chapter 1 of class 11th. फिज़िकल वर्ड के बारे में पढ़ेंगे हम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट व्हाट इज़ फिज़िक्स. फिज़िक्स क्या है? इट इज़ द लॉ एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द यूनिवर्स. ये क्या है? फिज़िक्स ने हमें लॉ एंड प्रिंसिपल्स दिए हैं जो कि गवर्न करते हैं यूनिवर्स को चलाते हैं जो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि जो दो ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स में वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम. ठीक है. कोई ऑब्जेक्ट है, उसे हम एक हाइट से फ्री छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम. ठीक है. अच्छा, जो हमारा आसमान है वो नीला क्यों होता है? वाई स्काई इज ब्लू? इसका रीज़न भी हमें किसने दिया है? फिज़िक्स ने दिया है. जो फिज़िकल फिनोमेनास हम देखते हैं कि ये चीज़ें ऐसी क्यों हैं, उन सब का जो आंसर कौन देता है? हमें फिज़िक्स देती है. ठीक है. फिज़िक्स हमें बताती है कि वाई एंड हाउ थिंग्स बिहेव एज दे डू एंड हेल्प अस टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ थिंग्स. हमें बताती हैं कि ये चीज़ें ऐसी क्यों हैं और कैसे हैं. ठीक है. और उनका फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती हैं. जैसे कि आसमान है जो हमारा, वो नीला होता है. स्काई इज़ ब्लू. अब कोई पूछे आपसे वाई स्काई इज़ ब्लू, तो आप क्या कहेंगे? जो गैस और जो बाकी पार्टिकल्स होते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में, वो क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं सनलाइट को इन ऑल डायरेक्शंस. ठीक है. जो ब्लू लाइट है वो क्या करती है? स्कैटर ज़्यादा होती है अदर कलर से बिकॉज इट ट्रैवल शॉर्टर स्मॉलर वेव्स. ओके. इसकी वजह से क्या होता है कि हमें आसमान नीला दिखाई देता है एट मोस्ट ऑफ द टाइम. ठीक है. अच्छा, अब हमें सनराइज और सनसेट के टाइम पे आसमान कैसा दिखाई देता है? रेडिश इन कलर दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द रे हैव टू ट्रेवल अ लार्जर पार्ट ऑफ एटमोसफियर बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू हॉरिजन. उन्हें लार्जर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर का कवर करना होता है क्योंकि उस टाइम पे जो सनराइज़ का और सनसेट का टाइम होता है उस टाइम पे वो क्या होते हैं? क्लोज टू हॉरिजन होते हैं. ठीक है. इस वजह से क्या होता है, उन्हें लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है. इसलिए जो लाइट है अदर कलर्स की एक्सेप्ट रेड कलर, वो क्या हो जाती है? स्कैटर्ड अवे हो जाती हैं. ठीक है. जो मोस्ट ऑफ द लाइट विच इज़ लीस्ट स्कैटर्ड, जो लीस्ट स्कैटर होती है वही हमें दिखाई देती है, वही हमारी आइज़ के अंदर एंटर करती है. और इसी की वजह से जो सन है और जो हमारा स्काई है सनराइज़ के और सनसेट के टाइम पे कैसा दिखाई देता है? रेडिश दिखाई देता है. ओके. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ फिज़िक्स विद मैथमेटिक्स. क्या रिलेशन है फिज़िक्स का और मैथमेटिक्स का? आपने देखा है आपकी जो गाड़ियाँ हैं उनमें स्पीडोमीटर लगा हुआ है, या हम किसी प्लेन की बात करें, प्लेन किस डायरेक्शन में है, किस एंगल पे है, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे ना. वो कितने टाइम के बाद कौन से एयरपोर्ट पे लैंड करेगा, ये भी यहाँ पे क्या है? सब फिज़िक्स है. हम किसकी वजह से जान पाते हैं? ये फिज़िक्स की वजह से जान पाते हैं. और फिज़िक्स क्या है? इनकम्प्लीट है. हमें डिस्टेंस नहीं आता हो कैलकुलेट करना, स्पीड को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? डिस्टेंस बाय टाइम.
यहाँ पे अगर हम मैथ्स का यूज़ नहीं करें तो फिज़िक्स के बारे में फिज़िक्स कैसे कंप्लीट होगी? फिज़िक्स इज़ इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स। ठीक है, अब हमारे पास दो ट्रेन है, जो सपोज करो दो ट्रेन है, एक आती मेट्रो ही देख लो आप, मेट्रो का बेस्ट एग्जाम्पल है, हर 5 मिनट बाद दूसरी मेट्रो आती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई फिनोमेना होगा ना, वो कैलकुलेट करके रखते हैं, वरना आपस में दो ट्रेन कोलाइड कर सकती हैं, वो कैसे बैलेंस बनाए रखते हैं? बिकॉज ऑफ हेल्प ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, एंड फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स। अब हम पढ़ेंगे 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल इन फिजिक्स। 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है फिजिक्स में? यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। यूनिफिकेशन क्या है? अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमिना थ्रू फ्यू लॉज। हम जस्ट फ्यू लॉज से, कुछ लॉज से हम वेरियस फिनोमिनास को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, फ्रीली फॉल ऑफ एप्पल। एप्पल ऊपर से नीचे गिरता है, नीचे क्यों गिरता है, वो ऊपर क्यों नहीं जाता? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, वो भी किस वजह से है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। ठीक है, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स एंड प्लेन अराउंड प्लेनेट, ये भी किसकी वजह से है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सैटेलाइट्स एंड प्लेनेट्स। ठीक है, इन सब को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्लास 10th में पढ़ा है, आप एक बार 10th क्लास की बुक उठा के रिवाइज करिए उसको। ठीक है, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है F इक्वल टू कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R²। F क्या है? F क्या डिनोट करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड M1 and M2 are the masses of the two objects, and R is distance between them. Okay, next fundamental principle is reductionism. Reductionism क्या है? To study a large system, हमें एक large system को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? उसके जो constituent particles होते हैं उनकी स्टडी पहले करेंगे। जैसे हमें ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, ह्यूमन बॉडी के बारे में जानना है, तो हमें क्या जानना होगा? हमें बोन्स के बारे में पता होना चाहिए, हमें सेल्स के बारे में पता होना चाहिए, हमें टिश्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए, हमें नर्व्स के बारे में पता होना चाहिए, हमें डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए, हमें फंक्शनिंग पता होनी चाहिए, हार्ट की, ब्रेन की, लीवर की, किडनीज़ की, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम एक फ़िज़िक्स का एग्जांपल लेते हैं, जनरेटर। अगर हमें जनरेटर की स्टडी करनी है तो हम डायरेक्टली जनरेटर की स्टडी थोड़ी ना कर सकते हैं। अगर हमें मैग्नेट्स के बारे में ना पता हो तो हम जनरेटर की स्टडी कैसे करेंगे? जनरेटर की स्टडी करने के लिए हमें मैग्नेट्स के बारे में पता होना चाहिए, आर्मेचर कॉइल्स के बारे में पता होना चाहिए, और स्लिप रिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे? मैग्नेट्स की स्टडी करेंगे, आर्मेचर कॉइल्स की स्टडी करेंगे, और स्लिप रिंग्स की स्टडी करेंगे, और इन सब की स्टडी करने से हम स्टडी कर सकते हैं वर्किंग ऑफ आ जनरेटर। ओके, अब हम पढ़ेंगे स्कोप्स एंड एक्साइटमेंट्स ऑफ फिजिक्स। बेसिकली 2 टाइप ऑफ स्कोप्स हैं, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक जो स्कोप हैं फिज़िक्स के, उसमें हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स के बारे में। मैक्रोस्कोपिक फिज़िक्स डील विद लार्जर ऑब्जेक्ट जो कि हम देख सकते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स के बारे में, मोशन के बारे में, लॉ ऑफ मोशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें वर्क एंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन,
ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। और ये क्या है, वेव मैकेनिक्स यानी कि साउंड के बारे में पढ़ेंगे। ये सब हम पढ़ेंगे क्लास 11th में। और थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ेंगे हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे, कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, और रेडिएशन क्या होता है। ये रेडिएशन है, सॉरी, RADIATION, ओके। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे हम क्लास 12 में। और ये भी क्या है, मैक्रोस्कोपिक का पार्ट है। इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, चार्ज, करंट, करंट कौन सा, DC यानी कि डायरेक्ट करंट के बारे में, डिवाइसेस के बारे में जो कि हमारे किस पे ऑपरेट होते हैं, DC पे, डायरेक्ट करंट पे। मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, AC यानी कि अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे, और EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सब जो है हम कवर करेंगे क्लास 12th में, ठीक है। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, मिरर्स, लेंसेज, इन रिफ्लेक्शन इन मिरर्स, रिफ्रैक्शन लेंसेज में कैसे होता है, ठीक है। प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, और डिफरेंट ऑप्टिकल डिवाइसेस, और टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक में हम पढ़ेंगे बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स के बारे में, जैसे कि हम क्वांटम फिजिक्स से डील करेंगे, ठीक है। क्वांटम बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं क्वांटम फिजिक्स में, ठीक है। एटम के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेचर ऑफ प्रोटॉन, सेमीकंडक्टर, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे किसमें, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में। स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है सिलेबस का कि हम क्लास 11th में क्या पढ़ेंगे और क्लास 12th में क्या पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, डेली एक्साइटमेंट क्या है फिजिक्स में, देखिए। डेली लाइफ फिनोमिनाज, इनको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, हाउ थिंग्स हैपन एंड वाई। जैसे मैंने आपको स्काई का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है फिज़िक्स में। एप्लीकेशन, डिफरेंट एप्लीकेशन देखते हैं हम फिज़िक्स के, जैसे कि अब हम इलेक्ट्रिसिटी है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी हमें किसने दी है, फिज़िक्स ने दी है ना। नेक्स्ट इज फ्यूचर प्रेडिक्शन। हम थिंग्स की फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है गूगल मैप्स। गूगल मैप से हम लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, पर्टिकुलर लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, उस पर कितना ट्रैफिक है, वहाँ का वेदर कैसा है, ये सब हम कैसे देख सकते हैं, विद गूगल मैप। और ये हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है ऑलमोस्ट, ठीक है। सो हम फ्यूचर प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी की क्या ज़रूरत हुई हमें, ठीक है। जो न्यू फिजिक्स है, न्यू फिजिक्स गिव राइज टू न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू फिजिक्स ने किसको क्या दिया हमें, न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं नीड ऑफ टेक्नोलॉजी गिव राइज टू न्यू फिजिक्स, सॉरी न्यू टेक्नोलॉजी, ओके। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमने सिलिकॉन चिप्स की स्टडी की, सिलिकॉन चिप्स की स्टडी में हमने क्या जाना, सेमीकंडक्टर्स के बारे में जाना, सेमीकंडक्टर्स की डीप स्टडी की, तो वहाँ से पाया कि हम इनसे आगे डिवाइसेस बना सकते हैं, कौन से,
लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो किस पे बेस्ड है? सेमीकंडक्टर्स पे बेस्ड है। ओके, अगर हम सिलिकॉन की चिप्स की स्टडी नहीं करते तो हमारे पास ये जितने भी डिवाइसेस आज हैं ये अवेलेबल नहीं होते। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नेक्स्ट एग्जांपल इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्टडी की गई तो वहाँ से हमने क्या जाना? वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन कैसे होता है? वायरलेस कम्युनिकेशन में सैटेलाइट कम्युनिकेशन आता है, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन आता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के। और जो सिग्नल्स की फॉर्म में जो हमारा मोबाइल का डेटा ट्रैवल करता है वो भी क्या है? वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जब स्टडी हुई तो वहाँ से हमने क्या जाना? अल्टरनेटिंग करंट को। और अल्टरनेटिंग करंट की जब स्टडी हुई तो हमने जाना कि इससे ये डिवाइस ऑपरेट हो सकते हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर हो गया, जनरेटर हो गया, ठीक है, मोटर एक्सेट्रा। ठीक है, ओल्डेस्ट एग्जाम्पल है स्टीम इंजन का। ठीक है, स्टीम के बारे में जाना तो हमने फिज़िक्स के बारे में जाना। और फिज़िक्स के बारे में जाना, फिज़िक्स की स्टडी की गई जब हमने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जाना। और जब थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी की तो वहाँ से क्या मिला हमें? हीट इंजन। और हीट इंजन की डिस्कवरी उसके बाद उसको हमेशा क्या होता है? मॉडिफिकेशन होता रहता है। जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है हमेशा कुछ साइंटिस्ट, कुछ रिसर्चर्स उसके ऊपर रिसर्च करते रहते हैं। जैसे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम में पहले 1G आया था, फर्स्ट जनरेशन के बाद क्या आया? सेकंड जनरेशन आया, फिर थर्ड जनरेशन। ठीक है, थर्ड जनरेशन 3G आया। अब हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं वो किस पे चलते हैं? 5G। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन। सेकंड जनरेशन हमारी थी GSM, ग्लोबल मोबाइल सिस्टम। फिर थर्ड जनरेशन आई WCDMA, वायरलेस कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स। और फिर हमारा फोर्थ जनरेशन आई LTE, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। अब हमारी फिफ्थ जनरेशन आने वाली है, उस पर काम चल रहा है। ठीक है, ओके। So next is fundamental forces in nature. Fundamental forces in nature, basically 4 type of forces are present in our nature, and they are gravitational force, weak nuclear force, electromagnetic force, strong nuclear force. ये 4 फोर्सेस अवेलेबल हैं हमारे पास नेचर में। इनके अलावा कोई और फोर्स जो नेचर में प्रेजेंट है वो क्या है? इन चारों में से ही किसी एक की फॉर्म है। फॉर एग्जांपल विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स क्या है? ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। जनरली हम थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ब्रीफ स्टडी हम लेटर ऑन चैप्टर्स में करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है बिटवीन टू मासेस इन द यूनिवर्स। जो टू बॉडीज़ हैं वो आपस में क्या करती हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। ठीक है, और इसका फॉर्मूला है F=G इंटू M1 इंटू M2 बाई R²G. Gravitational constant M1 and M2 are the masses of two objects and R is distance between them. ये क्या है? वीकेस्ट फोर्स है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है? वीकेस्ट फोर्स है। ठीक है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी ग्रेविटेशन जो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। बट
मोस्टली क्या होता है कि उन दो ऑब्जेक्ट्स का बीच का फोर्स नेग्लिजिबल है। आप बैठे हो, आपका कोई फ्रेंड बैठा है, वो भी आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं बिकॉज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम, बट जो ये फोर्स है वो नेग्लिजिबल है क्योंकि ये क्या है, वीकेस्ट फोर्स है। सो आपको पता नहीं चल पा रहा, ठीक है। डज नॉट रिक्वायर मीडियम, डज नॉट रिक्वायर मीडियम। ग्रेविटेशनल फोर्स को किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो एक्ट करता है बिटवीन न्यूट्रिनो एंड अदर पार्टिकल्स। न्यूट्रिनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, न्यूट्रिनो पार्टिकल्स वो होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और जिनके ऊपर ऑलमोस्ट जो मास होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। और ये कहाँ मिलता है, बीटा डीके में मिलता है। और इसकी रेंज क्या होती है, बहुत शॉर्ट होती है, 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻⁻15 मीटर। ओके, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, टू चार्जेस के बीच में एक्ट करता है। और इसकी रेंज क्या होती है, लॉन्ग होती है, लॉन्ग रेंज यानी कि इनफाइनाइट रेंज होती है। और इसको भी क्या होता है, किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है बिटवीन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन जो बहुत टाइनी पार्टिकल्स हो गए, तो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, 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 न्यूट्रॉन, इनके बीच में क्या एक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये क्या होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है ये किसी पे डिपेंड नहीं करता कि सामने वाला न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये कोई भेदभाव नहीं करता किसी में, ठीक है। ये क्या होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन में कोई भेदभाव नहीं करता। फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, एंड दिस इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इन सब का जो फोर्स होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। और जो इसकी रेंज होती है वो बहुत शॉर्ट होती है। अब हम बात करते हैं इनकी स्ट्रेंथ की। जो वीकेस्ट जो फोर्स है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और उसके बाद क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो नेचर में प्रेजेंट है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर हम इनकी स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की अगर स्ट्रेंथ 1 है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ होगी 10⁻⁻², यानी कि 1/100। और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ होगी 10⁻⁻13, ठीक है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ होगी 10⁻38, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेंज की। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज ये क्या है, शॉर्ट रेंज है। इसकी रेंज होती है 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻⁻15 मीटर। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। ये लॉन्ग रेंज है, इनफाइनाइट है रेंज इसकी, ठीक है। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये शॉर्ट रेंज का होता है और इसकी रेंज है 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻⁻18 मीटर, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या है, लॉन्ग रेंज, ठीक है। यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी टू ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीटेड। I think CBSE has designed this chapter only to develop interest between students. Okay, thank you students.
Hope you would like my video.